नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एक सोचा कि चर्चा करूं कुछ आपके साथ अडानी ग्रुप को लेके। ठीक है, इसमें हमने अच्छा पैसा बनाया और फॉल देखेंगे अगर आप आज तो आज के फॉल में एक जो चीज़ अलग है बाकी दिन के फॉल से, आज सबसे ज़्यादा अडानी एंटरप्राइज टूटा है। जबकि जो पाँच 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 जहाँ लिखा हुआ है ये तो टूट ही रहे हैं, इनके अंदर तो वही ख़त्म हो गया है कि भाई बाहर कोई खरीदेगा कौन इन्हें। ठीक है, अब आप देख कहीं मुझे जिनके जो लोग फंस गए हैं ना, वो फंसे तो खैर बहुत लोग हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं। और किसी का कम टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर रखा है, किसी ने हिंडनबर्ग ने अडानी के स्टॉक गिरा दिए। जी, हिंडनबर्ग ने अडानी के स्टॉक नहीं गिराए। हिंडनबर्ग एक फर्म है जो जैसा काम करती है उसने वैसा ही काम किया है। हिंडनबर्ग एक फर्म है जो कि चीज़ें ढूंढती है और फिर उनको शॉर्ट सेल मारती है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स कभी किसी के ऊपर रेड मारती है, किसी को पकड़ती है, तो आप क्या बोलते हो कि उस आदमी के साथ धोखा हो गया क्योंकि इनकम टैक्स ने उस पर रेड मार दी? भाई हिंडनबर्ग का तो जो काम है उन्होंने तो अपना काम किया। ठीक है, अब ये गड़बड़ी है इसमें तो ये स्टॉक गिर रहे हैं। गड़बड़ी नहीं होती, एक दो दिन का कुछ होना था, बाकी कुछ फिर कुछ नहीं होना था। ठीक है, थोड़ा बहुत रिएक्शन आना था अगर सच में गड़बड़ी नहीं होती। इन्फोसिस के ऊपर भी विसल ब्लोअर का कुछ आई थी, अगर आपको बात याद हो, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले। एक दिन गिरा बस वो, अगले दिन टांग के ऊपर खड़ा हो गया सीधा पैर की भैया इन्फोसिस की। अब ऐसा ही काम अगर हिंडनबर्ग का काम स्टॉक को गिराना है तो उन्होंने अडानी को ही क्यों चुना, ये बताइए। चलो, इससे पहले उन्होंने निकोला को ठोका था। ठीक है, तो उनको अगर गिराना आता है, वो उनका काम गिराना है अगर उनकी वजह से, तो वो तो किसी और को भी गिरा देंगे कल। फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, गड़बड़ी होती है, उनको उजागर किया जाता है तो ही स्टॉक ऐसे टूटते हैं। ठीक है, और ये टूटने थे, आज नहीं तो कल ये टूटने थे, किसी और वजह से टूटने थे। जो समय है ना, समय जो नेचर है, नेचर के अगेंस्ट अगर आप कुछ करोगे, उल्टा घूम के वो आपके पीछे ही ठुकती है फिर। जैसे पहाड़ों में हम लोग क्या करते जा रहे हैं, पहाड़ों में सस्टेन होने के लिए जंगल वंगल ये सब नदी नाले वगैरह से ये इंसान घुसता चला जा रहा है, तो फिर जोशीमठ जैसा हाल हो रहा है। ऐसे ही बाजार का भी एक नेचर है, स्टॉक्स का भी एक नेचर है। एसीसी को हर्षद मेहता ने इतना खामोखा खींचा, इतनी हायर वैल्यूएशन पे। ठीक है, तो और बाकी रीज़न कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, पर चीज़ें अगर अपने नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल वातावरण, नॉर्मल बिहेवियर वर्ड इज़ दी करेक्ट, उससे अलग चलेंगी और बिल्कुल ही ऐसे जाएंगी कि जैसे और सबको दिख रहा है। ये पहला ऐसा मैं कहूँगा खुला क्या कहते हैं स्कैम है जिसके बारे में छोटा छोटा बच्चा जानता है। ठीक है, और खुला है, ये सबको दिख रहा है, सबको पता है, बट कोई अभी देख लिया, इतने ये स्टॉक गिर गए हैं ऊपर से, अब तक एक भी इंक्वायरी बैठी नहीं है। ठीक है, एक भी इंक्वायरी नहीं बैठी अब तक, किसी भी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग डाउन नहीं किया। इंडिया वाली मूडीज फिच ने तो कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज इनके गिरने की कोई नई वजह, कुछ न्यूज़ आ रही होंगी। देखिए, न्यूज़ तो बहाना है, ये गिरे हैं भैया, मंथली एक्सपायरी है कल, इसमें बनी हुई हैं पोजीशंस। ठीक है, इसको ठुकना था। विकिपीडिया सिक्कीपीडिया जो उन्होंने कैसे, तो बहुत अभी तो बहुत कुछ निकलेगा। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा, पीएसयू बैंक वगैरह का अभी काफ़ी कुछ हालत निकलेंगे। ठीक है, वो जो चीज़ आपने हमने देखी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ, मैंने टेलीग्राम पे भी लिखा था, उनका एक्सटेंशन कर दिया गया है। उनका एक्सटेंशन कर दिया गया तो वो लोन देने को राज़ी है। इसके ऊपर भी अब
पॉलिटिक्स वगैरह होनी चालू हो गई, पढ़ा था मैंने कहीं। तो अडानी के स्टॉक्स पे दूर रहिए। इनके गिरने की वजह है पोजीशन बनी हुई है, रिटेलर ने इनको दबा दबा के ख़रीदा है। जिन लोगों ने इसको ठोका था, 1000 तक लेके आए थे, वही लोग फिर बाय करते हैं। ठीक है, उनको तो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है, वो उसको फिर ऊपर लेके जाते हैं। फिर लोगों को दिखता है कि हो गया जो हो गया, फिर लोग इसमें घुसते हैं। 2100-2200 के रेट पे भी दोबारा घुसे थे। अब जब वो देख लेते हैं कि जनता दोबारा घुस गई है, मुर्गे दोबारा घुस गए हैं हलाल होने के लिए, वो फिर अपनी सेलिंग चालू कर देते हैं। ठीक है, और मुझे तो लगता है, मैं आपको सही बताऊं तो अडानी एंटरप्राइज 500-600 के आसपास आएगा। अभी भी इनकी वैल्यूएशन बहुत हाई पी पे है आज की डेट में भी। अडानी ग्रीन 150-200 का स्टॉक है बस, उससे ऊपर का स्टॉक नहीं है, 3000-4000। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं और 600 650 रहने वाला कोई व्यक्ति वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट उसमें आ जाता है, तो सबकी नज़रों में आ जाता है वो। तो हिंडनबर्ग को तो न्योता खुद दे दिया इसने, भाई आजा देख ले, 1 साल पहले तो मैं इतने नंबर पे था, अब 2-3 साल में देख मैं टॉप रिचेस्ट पे हूँ। तो सब देखते हैं भाई कौन है, इसने ऐसा क्या कर दिया। और जब पता लगता है कि रिचेस्ट जो वेल्थ बनी है वो स्टॉक के प्राइसेस से है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो ये है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अपना ये ग्रुप ख़राब नहीं हो सकता, असेट्स बहुत हैं, ये है वो है। देखिए, ग्रुप ख़राब नहीं हो सकता, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा तो अनिल अंबानी के पास भी आरकॉम था, आर पावर थी, ठीक है, रिलायंस इंफ्रा था, रिलायंस कैपिटल था। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल म्यूचुअल फंड की फेवरेट स्टॉक हुआ करती थी 2010-2012 के टाइम पे, इनफैक्ट उसके बाद भी। ठीक है, और हर एक के म्यूचुअल फंड के, रिलायंस कैपिटल तो हर एक के म्यूचुअल फंड में था। पर इनका कहना है कि इनके पास ग्राउंड बहुत असेट होते, बहुत है। ठीक है, होंगे, पर स्टॉक जो है ना, मार्केट क्या देखता है, मार्केट देखता है प्रॉफिट मार्जिन। जब प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं दिखेगा तो स्टॉक सेल होते चले जाएंगे। अब अडानी ने जो अपने शेयर प्लेज किए हैं वो किस रेट पे किए हैं आप चेक करिए। 3000 के रेट पे अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन 3-3, 4-4 हज़ार के रेट पे इन्होंने अपने शेयर की प्लेजिंग की हुई है, वहाँ से कर्ज ले रखा है। अब प्लेजिंग 2000 के रेट पे है, स्टॉक का भाव आ गया 600-700। भैया जहाँ से कर्ज उठाया वो तो बोलेगा तू अपना काम देखता रहे यार, मैं तो अपना पैसा ले रहा हूँ, वो बेचेगा फिर सारा अपना उठाएगा। जब वैल्यू ही नहीं बचेगी स्टॉक की, तो कर्ज चुकाने का पैसा ही नहीं बचेगा। अब जब आप कर्ज ही नहीं चुका पाओगे तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे, प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से लेके आओगे। और जब प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं लेके आओगे तो फिर स्टॉक चलेंगे कैसे। तो ये एक तरीके का डेडलॉक फंस गया है, गले की हड्डी बन गई है, और जो कि मुझे इसमें ये निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले तो ये इधर का लोन उधर का लोन, अपना ये जालसाजी वो जालसाजी। ठीक है, इससे पैसा ले लिया उससे पैसा ले लिया, अंबुजा ख़रीद ली, एसीसी ख़रीद ली। वो जो बॉम्बे का इन्होंने एयरपोर्ट एक्वायर किया था, वो आदमी बेचने को राजी थोड़ी था, पर उसके ऊपर इनकम टैक्स के इतने छापे छुपे पड़ने लग गए थे, वो हार थक के उसने बोला ले भाई तू ही ऑपरेट कर ले अडानी को। तो ये तो है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितने ये स्टॉक टूट गए हैं जो इनकी प्लेज करी हुई थी, अब तक तो एलआईसी ने अपना हिस्सा नहीं बेचा, ना बेचेगी। ठीक है, एक फर्म जिसने, जो कह रही थी हम 3x के रिटर्न पे बैठे हैं, 2.5 3x के रिटर्न पे, 1400-1500 के भाव पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, आज की डेट में 3000 का है, हमने इतना पैसा बनाया है, हम नुकसान में नहीं है। तो उनसे बोलो भैया जब तुम प्रॉफिट ही बुक नहीं करोगे तो तुम्हारी बैलेंस शीट में प्रॉफिट आएगा कहाँ से, लेके बैठे रहो, जाएगा ये देख 1000 के भी नीचे, जिस प्रकार से इसकी ठुकाई होगी अभी। और तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अडानी के स्टॉक से दूर ही रही है। मेरी नज़र में अडानी एंटरप्राइज की वैल्यू 200-250 इससे नीचे होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक, सबसे अच्छा स्टॉक है अडानी का, वो है अडानी विल्मर और अडानी पोर्ट। ये 2 स्टॉक हैं। अगर किसी को फिर भी खुजली है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट ही रहेगी और अडानी का कुछ बिगड़ नहीं सकता, अडानी ऊपर ही जाएगा, तो ये 2 स्टॉक हैं उनके लिए जिनकी खुजली शांत नहीं हो सकती।
बाकी मैं तो कभी इसमें चवन्नी भी लगाने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बहुत लोग फंसे हुए हैं और ये भाव कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। 700-800 की पी पे सो जो स्टॉक चले गए वो कभी दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है। और ये सारे के सारे भाव इनके बड़े भाई के द्वारा ज़बरदस्ती खींचतान के ऊपर ले जाए गए थे। ठीक है। और जितनी इन्होंने प्लेजिंग कर रखी है वो शेयर अगर बिकने लगे वो मुझे लग रहा है वो बिकेंगे। ठीक है। क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो अपने स्टॉक्स की रोकथाम के लिए लगा रहे होते, स्टॉक को रोक लिया होता। तो ये है अडानी का काम दोस्तों। स्टॉक की जो इनकी पिटाई हो रही है तो वो ठीक तो है नहीं भाई। विल्मर टोटल गैस और ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी, इनका तो डेली का 5-5% का इनका तो बना हुआ है कि ये तो गिरेंगे। बट आज आप देखेंगे एंटरप्राइज और पोर्ट्स ये दोनों बहुत ठुके हैं। 11-12% तक चला गया था अडानी एंटरप्राइज। और इसमें पोजीशन जो बनी हुई थी वो इसी एक्सपायरी की जिन्होंने बना रखी थी बड़े प्लेयर्स ने, उन्होंने इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए इसको ठोका है और शायद कल भी ठोकेंगे। ठीक है। बाकी फिर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी बट ये घिस घिस के नीचे ही पहुंच जाएंगे। अंबुजा सीमेंट और एसीसी का हाल और बुरा कर दिया इन्होंने। मतलब जो मैं आपको पहले बात बोल रहा था कि भाई पैसा है आपके पास 1 BHK लेने का, पर आपने इधर से इकट्ठा कर, उधर से इकट्ठा कर, इधर से इकट्ठा कर, उधर से इकट्ठा कर, आपने ख़रीद लिया 5 BHK। ठीक है। और घुस गए उसके अंदर। पर जब लोग मांगने लगे, पैसा देने लगे, तो आपके पास पैसा है नहीं। अब वो जूते मार रहे हैं। ठीक है। तो ये अडानी के साथ हुआ है। जितने पैर थे जितनी चादर फैलानी, जितने चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, कहावत है, उसका उल्टा चले गए ये। ठीक है। तो ये है, ये कारण है, कोई और कारण नहीं है कि आज के गिरने का कारण यही है जो इस एक्सपायरी में बड़े प्लेयर्स की इसमें सेलिंग की पोजीशन बनी हुई थी, वो उन्होंने ठोका है उस स्टॉक को। और यही लोग नीचे से बाय करके ऊपर लेके आए थे ताकि और इसके अंदर रिटेलर घुसें या दूसरे लोग घुसें या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आए, अडानी खुद बाय करे। बड़े अच्छे होते हैं ये। और जिस तरीके से हिंडनबर्ग ने बोला था ना, जब इन्होंने बोला था कि भाई हम आएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो तो बोल रहा था वी आर वेलकमिंग यू। कुछ चीज़ें जो इकट्ठा करने में हमें लेने में देर हो गई, अब वो हम तुमसे कानूनी तौर पर मांगेंगे, तुम उसके जवाब दे देना। तो ये तो जो 413 की अपनी पेज की रिपोर्ट में जवाब नहीं दे पाया भाई। ठीक है। और आजकल कंपनीज अपनी बैलेंस शीट वगैरह बहुत धांधलेबाजी चल रही है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है, अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के किसी सलाहकार से, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही ऐड कीजिए, उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।